उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। सिंचाई नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। भूगर्भ जल, इस चैप्टर में इतने चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अलग किताबें तो अलग अलग दे दी हैं कि नदी तंत्र अलग चैप्टर, झील अलग चैप्टर, सिंचाई अलग चैप्टर, भूगर्भ जल एक अलग चैप्टर, लेकिन इस चैप्टर में एक साथ हम लोग जोड़ के पढ़ेंगे जिससे कि समझने में सहूलियत होगी। तो सबसे पहले हम उठाते हैं नदी तंत्र। उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र। किसी क्षेत्र में अपवाह को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, कौन कौन से कारक हैं? अपवाह का मतलब समझे तो बहाव। क्या क्या जो है प्रभावित करेगा? पहला तो ढलान है, पहाड़ है। दूसरा स्थल की बनावट कि जैसे जो हम स्थल देख रहे हैं वो उसके नीचे चट्टान है कि मैदान है। यदि चट्टान होगा तो फिर वो जो है नदी के रास्ते को क्या कर देगा? मोड़ देगा। अब नदी उस रास्ते का अनुसरण करेगी जहाँ पे उसको जो है मिट्टी या बालू मिलेगा। अगर जो कहीं नहीं मिला तो फिर जो है नदी बहुत प्रयास करेगी तो उसको धीरे धीरे उसके ऊपर से बहना शुरू करेगी, और उसके ऊपर से बहेगी तो धीरे धीरे उसमें अपक्षरण होगा, फिर जो है बहुत दिन के बाद खड्डा बनाएगी। ठीक। और उसके बाद से जल भी तो होना चाहिए। जल की मात्रा, जल नहीं हो तो बहाव किससे होगा? जल की मात्रा भी होना चाहिए। क्यों बताओ? क्या नाम है उसका? दिवाकर। मान लो पानी ही नहीं रहेगा तो क्या बहेगा? खून। हाँ, सही बात है। पानी नहीं रहेगा तो सूखा रहेगा, कुछ बहाने के लिए मिलेगा ही नहीं। लेकिन हमको तुमसे उम्मीद ये नहीं थी, तुमसे उम्मीद थी तुम कहो खून बह जाएगा या पसीना बहेगा। पाकिस्तान की बात होती तो हम भी कह देते। सही बात है। यदि जहाँ जल नहीं होगा वहाँ पे पसीना बहेगा। मराठे क्यों बने? जल के अभाव में, जल पीने के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए मराठे हो गए। मराठा का शाब्दिक अर्थ होता है मरहठा। जो मर कर ही युद्ध भूमि से हटेगा वही है मराठा। और इस तरह का जो है, इस तरह के मूल्य का विकास उनके अंदर क्यों हुआ? क्योंकि वो इतना मेहनत कश लोग थे कि पीने के लिए, पानी के लिए उनको जो है 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। आज जो इस तरह का जो मेहनती होता है स्वाभिमानी भी होता है। स्वाभाविक बात है सर, उसके अंदर आ ही जाएगा स्वाभिमान। तो ये दिवाकर ये भी तो हो सकता है कि मान लो जहाँ जल न हो वहाँ पसीना बहेगा, जैसे मराठा बहा है। और उस पसीने का रंग ऐसा था कि एक समय था कि लगता था कि पूरे भारत में शासन मराठे करेंगे। तो पसीना का ही तो था। पसीना तो बहा रहे थे, लेकिन उनके साथ बस एक नेता का अभाव था। और एक ऐसा समय आया कि नेता भी मिल गया। और कौन थे? शिवाजी। नहीं, शिवाजी वो उस समय कहाँ उतना फैला था? सर शिवाजी कहा जाता है कि अरे यार, नींव रखने वाले शिवाजी हैं। वही है सब। उन मूल्यों का निर्माण करने वाले शिवाजी हैं। हिंदू पातशाही का सपना दिखाने वाले शिवाजी। सब चीज था उनके अंदर सर। उन्हीं के दिखाए सपने पे आगे चल के जो पेशवाओं के काल में बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव नारायण, ये लोग चले और एक तरह से हुआ पूरे हिंदुस्तान को
अब कहा जाने लगा कि मराठों का झंडा अटक से कटक तक फहरने लगा। अटक कहाँ है उड़ीसा, और कटक कहाँ है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब फहराने वाला कौन था? बाजीराव प्रथम। ये थे ना, वो तो थे ही, लेकिन ये सदाशिवराव भाऊ के पास कौन थे इनके समकक्ष में? सदाशिवराव भाऊ सदाशिवराव भाऊ के समकक्ष में थे वो उनके समय में। वो क्या थे? राघोवा, राघोवा, रघुनाथ राव। हाँ रघुनाथ राव। लेकिन रघुनाथ राव भी तो मराठों को खत्म करने वाले भी हैं। हाँ, जब वो बाजीराव के पुत्र थे, जब वो अपने आप को योग्य समझते थे, लेकिन उनको बनाया नहीं जाता था, तो भाई कहीं ना कहीं कसक रहेगी ना। तो बर्बाद भी तो करने वाले वही थे। यही तो रघुनाथ राव भाग के जाके जो है अंग्रेजों का शरण लेते हैं, तो जो है मराठों को जो है संधि करना पड़ता है लेकिन अंग्रेजों डिजर्व से। करते थे वो पेशवा बनने के लिए, वो सारी योग्यताएं थी। हाँ। लेकिन सारी योग्यताएं थी, लेकिन उससे योग्य कोई आ गया तब क्या करोगे? उससे योग्य कौन था सर? यदि मान लो इतने लोग कंपटीशन दे रहे हैं, सदाशिवराव भाऊ उससे योग्य थोड़े ना थे। कौन? सदाशिव, लेकिन उनसे योग्य थे, वही झंडा फहराए थे। अरे मेरे भाई, सदाशिवराव भाऊ मात्र सेनापति था, और उस समय जो पेशवा थे, विश्वासराव, विश्वासराव, विश्वासराव नहीं, विश्वासराव तो पेशवा का लड़का था। बालाजी बाजीराव द्वितीय था वो, हाँ। जो बाजीराव प्रथम से योग्य था। बाजीराव प्रथम के लोग तलवार जानते थे, युद्ध करना जानते थे, लेकिन जो बालाजी बाजीराव द्वितीय था वह बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, और उसी पेशवा का जो है सिंहासन में बैठे ही डेथ हो गया। जब पानीपत की तृतीय युद्ध हारने के बाद कोई आके जब बताया सांकेतिक भाषा में, क्या बताया था कि दो मणि विलीन, सारा चमन तो उजड़ ही गया, सारा चमन तो उजड़ ही गया, लेकिन दो मोती भी विलीन हो गए। कहने का मतलब कि जितने उस समय के महत्वपूर्ण सरदार थे, सब के सब पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे गए। और साथ में दो मोती कौन है? सदाशिवराव जैसा सेनापति, और विश्वासराव तो उसका लड़का ही था। यही सदमा से उनके पेशवा फिर खड़ा नहीं हो पाया, मर गया। उसके बाद तो इनको मौका तो मिला तुम्हारे जो है राघोवा को, राघोवा भाग के चले गए कहाँ? अंग्रेजों के शरण में। पेशवा नहीं न थे सर। तो पेशवा बना देते तो देश बेच देते, पेशवा बना देते तो पूरा अब उन्हीं का चलता, सब कुछ चल जाता। ठीक है, रघुनाथ राव एक अच्छे सेनापति जरूर थे, लेकिन एक अच्छे डिप्लोमेट नहीं थे। आज जो उनका पैरेलल पेशवा बैठा था ना, वो बहुत बड़ा डिप्लोमेट था, और डिप्लोमेसी शासक बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि है तो कटप्पा, वो कौन सा वो पिक्चर है बाहुबली, बल्लाल देव तो है उसमें। अब उससे बड़ा सेनापति तो बाहुबली नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस जनता और जो महारानी है किसको दे रही है? कटप्पा को दे रही है। देखो कटप्पा से ही परेशान है। कटप्पा देशभक्त स्वामी भक्त। सर, लेकिन सर ये कहा जाता है उत्तर का जो अनुभव था राघोबा के पास ज़्यादा था। अगर उनके जगह पर हो रहा था तो हमको लगता है पानीपत का जो परिणाम था कुछ अलग हो सकता है। पानीपत का तो पानीपत के लिए तो वो जा ही नहीं रहा था। पानीपत के लिए आज जो तो परिणाम की बात कर रहे हो ना, राघोबा जो है ना पेशवा से बहुत जलता था, क्योंकि वो दोनों उसके पैरेलल था। वो वहाँ जाने को हो सकता है कि वो अब्दाली से हाथों मिला लेता हो, तो पेशवा बहुत समझ बूझ के जो है इसके हाथ। हाँ, गलती एक हुई वहाँ पे, गलती ये हुई कि उसमें जो है अभियान में विश्वास राव को नहीं भेजना चाहिए था। अब विश्वास राव को पेशवा भेज भी नहीं रहा था। विश्वास राव को तो भेजा गया पेशवाइन के नाते। पेशवा की जो बीवी थी उसको ये लग रहा था कि जिस तरह से सदाशिवराव लगातार युद्ध कर रहा है और जीत रहा है, कहीं मराठा जो महाराष्ट्र की जनता है वह इसी को पेशवा के लिए विद्रोह न कर दे। तो इसलिए हमारे लड़के का भी टैलेंट बाहर आना चाहिए, तो नाबालिग बच्चे को टैलेंट दिखाने के लिए भेज दिए। तो गलतियां तो हुई हैं, उनको तो बस टारगेट चाहिए, क्योंकि युद्ध स्थल बहुत सेंसिटिव स्थल होता है। वही योग्य सेनापति है वो जो जानता है। जैसे मान लो तुम डीएम बन के गए और कहीं विद्रोह हो रहा है,
मुझे लगता है कि एकदम भीड़ एकदम उग्र हो गई है और आग लगा देगी, स्टेशन जला देगी, सब कुछ कर देगी। पहले तुम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे? जो जनता चाहती है थोड़ा बहुत उससे बात करने का जो मनोबल है अपने पक्ष में रखूंगा कि वो मेरी सहानुभूति मुझसे रख। जनता की संख्या जो है लगभग 5000 है। कैसे बात करोगे? डेटा निकालेंगे, लीड कौन करेगा? सबसे बड़ी बात, इस भीड़ का लीड कौन कर रहा है उसको देखोगे और उसको जो है बुलवाएंगे, उससे बात करोगे, एकदम फ्रेंडली बात करोगे। और हो सकता है कि उस समय तुम्हें झूठ भी बोलना पड़े और जिससे वो संतुष्ट हो जाए, वो सारी चीज़ों को मान। पहले इस भीड़ को तो हटाओ। अब भीड़ के हटते नेता हो जाता है बेजान। नेता के अंदर जान पर पीछे जो हु हल्ला करने वाले, झंडा लेके दौड़ने वाले हैं ना, वही होते हैं, वही एनर्जी है। जैसे चक्रवात तो तभी तक जो एनर्जेटिक रहेगा जब तक वो जल में है। स्थल पे तुम देखते नहीं आए दिन न्यूज में कि बंगाल की खाड़ी में इसका स्पीड इतना है, लेकिन ज्यों स्थल खंड पे आएगा स्पीड डाउन होता चला जाएगा। और जब उत्तर प्रदेश में आएगा तो इसका स्पीड जो है हो जाएगा कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। जो चक्रवात पानी में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था, स्थल खंड पे आते ही 180 से वो कितना पे आ गया, 100 पे आ गया। अब कुछ दूर स्थल पे चला, खत्म। एनर्जी कहाँ से आ रही है और किसको मिल रही है? नेता को एनर्जी मिल रही है जनता से, और जनता की संख्या अधिक है। और तुम डीएम बन के अकेले गए हो। ऐसा तो नहीं है कि 3000 डीएम वहाँ पहुँच गए हैं। 3000 डीएम भारत में है ये नहीं लगता है। एक डीएम जाएगा ना, बात करेगा, तो पहला उसका टारगेट होगा कि इस भीड़ को लीड कौन कर रहा है। उसको आराम से फ्रेंडली बतियाओ, बतियाने के बाद जो सब कुछ समझाओ, और समझाने के बाद यह भी दिखा दो कि देखो 2 घंटा तुमको बैठाए यहाँ ना, 5000 को लेके चले थे, 1000 बचे। अब तुम्हारी दुर्गति कैसे होगी तुम जान सकते हो। तो जैसे साम दाम दंड भेद, यही डिप्लोमेसी। नेता तुरंत उसको लालच भी दे दो, ऐसा तुम्हारा लड़का ऐसे टहल रहा है, उसको चपरासी बनवा देंगे यार, क्यों परेशान हो? क्योंकि डीएम जिला के अधिकारियों के हाथ में चपरासी 4th ग्रेड की नौकरी होती है, चाहे कंप्यूटर क्लर्क बना देंगे। सर तो हम समझ गए अंग्रेजों के समय में डायरेक्ट डीएम एक चौकीदार की नौकरी दे सकता था, लेकिन अब तो डायरेक्ट नहीं है, बहुत प्रक्रियाएं हैं। नहीं, घुमा फिरा के दे सकते हैं, ऐसा नहीं। अंग्रेजों का तो डीएम तो तुम्हारा वो बना देता था यार, लेखपाल सेक्रेटरी जो भी बना देगा। अंग्रेजों की जमा से तुलना करोगे? चलिए, तो क्या क्या प्रभावित कर रहा है? धरातलीय संरचना। पहला तत्व है नदी तंत्र अर्थात बहाव। किसी भी जल के बहाव को प्रभावित करने वाले कारक। लिखो, किसी भी क्षेत्र के अपवाह या बहाव को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत दिन बाद तुम दिखाई दे रहे हो। किसी भी क्षेत्र लंबे यात्रा पे गए थे क्या? हॉस्टल का आनंद ले रहे थे। कहाँ पे? TDU। चलिए, किसी क्षेत्र के अपवाह आबलिक बहाव को प्रभावित करने वाले कारक। पहला धरातल की संरचना। धरातल की संरचना कैसी है? किसी भी क्षेत्र अगर जो किसी अवसाद से वो धरातल बना है, अवसाद अर्थात गाद से, जैसे कि ये बना है, तो ऐसी कंडीशन में नदियों के बहाव जो है ठीक रहेगा, बहुत सीधा होता है, घुमा फिरा वाला नहीं होगा। दूसरा तत्व क्या है? भूमि में ढाल। ये धरातल की संरचना में ढाल जिस दिशा में होगा वह जल उसी दिशा में निकलेगा। तो ढाल अपने यहाँ किधर है? पश्चिमोत्तर ऊंचा है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमोत्तर एरिया ऊंचा है।
और पूर्वोत्तर दक्षिण पूर्व एरिया में ढलान है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण नहीं, दक्षिण पूर्व ढलान है। इसलिए सारी नदियां उत्तर प्रदेश से जो मध्य प्रदेश में जाकर कहाँ जाती हैं? बिहार। अब बंगाल में तो ले पहुंचाएगा बिहार ना। हमको बस जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश हम निकाल के कहाँ ले जाएंगे? बिहार। अब बिहार परेशान हो जाता है नदियों से। चलिए अगला, चट्टानों के स्वभाव। तीसरा, चट्टानों का स्वभाव। चट्टान मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन? आग्नेय, कायांतरित और अवपातन। रूपांतरित, कायांतरित, रूपांतरित। नहीं सर, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। यही दोनों मूल हैं। ये तीसरा 300 से बन जाता है। मूल तो यही है। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे होता है? ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा पैदा होता है उसी से आग्नेय चट्टान। धरातल को कुछ दिन बाद ठंडा हो जाएगा। और ये रीच होते हैं, ये चट्टान रीच होते हैं किस मामले में? खनिज तत्व, जिसमें जो है गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब जो है इसमें पाया जाता है। अवसादी, अवसादी में क्या पाया जाता है? अवसादी जो नदियाँ तोड़ तोड़ के ले जाके कहीं अपक्षय अपर्दन, अपक्षय अपर्दन के परिणाम स्वरूप जो चट्टान बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अवसादी। तो इसमें क्या मिलेगा? इसमें सर एल्युमिनियम, बॉक्साइट, अयस्क, इस तरह के जो तत्व इसमें पाए जाते हैं। जो ऊपर कायांतरित वाले में क्या होता है? यही जो है अवसादी वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर में तब एकदम पतले पतले, हाँ, तब उससे जो है संगमरमर वगैरह है जो अंगूठी से अंगूठी पहना जाता है। इस तरह कुछ कीमती पत्थर इसमें कायांतरित मिलते हैं। कायांतरित का मतलब कि अपना रूप चेंज कर देते हैं। जब अवसादी चट्टानों का बहाव होता है तो वो परत दर परत जमने लगते हैं। और उसके बाद से उनका जो स्वभाव चेंज हो जाता है। तो उसमें जैसे कि मान लो कि महंगे पत्थर भी उसमें बन जाते हैं। और जो संगमरमर पत्थर होता है वो कायांतरित का ही जो है उदाहरण। तो मूंगा पन्ना ये सब मूंगा इसमें चट्टान में नहीं बनता है। मूंगा तो हमें लगता है किसी जीव से होता नहीं, मोती किसी जीव से होता है, मोती के जीव अब हाँ, मूंगा बनता होगा कि सब उतना हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन बस इतना जानो कि आग्नेय, अवसादी और कायांतरित ये 3 तरह के मूल चट्टान 2 ही हैं। तीसरा इन सबों से जो है बन जाता है। जिस एरिया में ये चट्टान होगा, आग्नेय चट्टान जहाँ पे होगा, उधर से अपवाह तंत्र कैसा होगा? क्या उसको चीरते हुए बढ़ जाएगा? नहीं, वो मोड़ बन जाएगा, मोड़ बन जाएगा। हाँ, यही कारण है। जैसे कि मान लो कि आग्नेय चट्टान, जैसे बुंदेलखंडी क्षेत्र वाले जो चट्टान है ना, ये कभी भूकंप का यहाँ उद्गार हुआ था, तो इसी नेचर के चट्टान। यही कारण है कि हमारी नदी इतने सालों से, इतने लाखों वर्षों से बह रही है, लेकिन वहाँ पे दबाव बना के काट के आगे नहीं बढ़ पाई। जस्ट सीधे से, चाहे नदी हो चाहे मानव, बगल में मिल जाता है इसको अवसाद, अर्थात जो मिट्टी उसे डंप हुआ है तेथी सागर वाला एरिया, वहाँ से मुड़ के बिहार में एंट्री कर जाती है। तो चट्टानों का स्वभाव भी डिपेंड करता है बहाव या अपवाह तंत्र पे। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सारी चीजें अनुकूल ही हों और जल न रहे। तो क्या होगा? जल न रहे तो आदमी को मराठा या मुगल बना देगा। सेंट्रल एशिया के जो भी है ना आक्रमण हुआ अपने यहाँ भारत में, तुर्क, हूण, कुषाण, मुगल, हैं, ये सब के सब जो है
जल के अभाव के नाते मजबूत हो गए। आपने देवरिया गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर में इतिहास नहीं बन पाया, योद्धाओं का इतिहास नहीं बन पाया, तो उसके पीछे यही है कि जहाँ खोदो वहीं पानी। चंद्रगुप्त ठीक है, चंद्रगुप्त अपने एरिया का है, लेकिन उसको बनाया कौन? तक्षशिला जैसे जगह पे रहने वाला व्यक्ति। तक्षशिला में पानी है नहीं। ऐसा नहीं है कि जहाँ जल होता है वहाँ के लोग महान नहीं होते, लेकिन ये मान के चलो कि वहाँ के लोग बहुत कर्मठ नहीं होंगे। जो कर्मठ नहीं होंगे जिस एरिया के लोग, तो वहाँ में ऐतिहासिक पुरुष कम पैदा होते हैं। गौतम बुद्ध टाइप के लोग पैदा हो सकते हैं। गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, देखो यहाँ पे यही लोग पैदा हुए, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। हाँ? यहाँ पे बाजीराव प्रथम और शिवाजी और राणा प्रताप नहीं पैदा होंगे। हाँ? ठीक ना? आज भी सब राजस्थान में जो पुरुष महिलाएं हैं, देखते हैं कितना मजबूत होते हैं। अरे यार, मैं बता रहा हूँ कि 2003 में हम लोग गए थे, नहीं 2005 में राजस्थान पीसीएस देने। हमारा एक मित्र था, वो हमसे भी छोटा है, तो राजस्थान में स्टैंडिंग मानो उस समय जो है बस में खड़ा होके जो अक्सर लोग चलते थे अपने यहाँ की तरह से, पुरुषों के पास हम लोग खड़ा होते थे तो ये मान के चलो कि उन पुरुषों के कमर तक पहुँचते थे, कमर से थोड़ा ऊपर पेट तक। अब महिलाओं के बगल में खड़ा होते थे तो कंधे तक पहुँचते थे। अब समझ लो कितनी शानदार शरीर वहाँ होती है महिलाओं की भी। सर जहाँ गर्मी रहती है वहाँ की हाइट ज़्यादा रहती है, जहाँ ठंडी रहती है वहाँ बहुत नहीं, कोई जरूरी नहीं है। नहीं होता है। क्योंकि प्रभाव अफ्रीका में देखिए, चाइना में देखिए, दो जगह डिफरेंस मिल जाएगा। नहीं, वो है शुरू से ही जो है ना। पश्चिम जितना जाएंगे हाइट अच्छा मिलती चली जाएगी, पूर्व जितना जाएंगे हाइट कम होती चली जाएगी। उसको हम गर्मी ठंडा नहीं जोड़ सकते। ये बताओ, ठंड माइनस में टेम्परेचर तो तुम्हारा जो है यहाँ पे रसिया में रहता है। आलू से लड़ने वाले पैदा होते हैं। देखो जितना सारा पोहा रोटी पोहा है सब वो जो खेलती नहीं थी मारिया सारा पोहा थी ना, जो टेनिस वाली, देखो उन सबको शरीर। फिर कैरोलिना मरीन को देखिए, कैरोलिना मरीन ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ, कंगूर नस्ल की गाय आंध्रा वाली, उसको लेके चले जाओ तुम अमेरिका, चाहे राजस्थान लेके चले जाओ, तो कंगूर से जो बीट निकलेंगे तो उतने ही बड़े तो होंगे। तो जो मानव की प्रजातियां हैं उनमें मिक्स होने के नाते कुछ चीज़ें जो है बदली हैं, लेकिन यदि जो जैसे पहाड़ी एरिया में वो छोटे गोरे क्यों होते हैं? क्योंकि उनका एक अपना नस्ल है। अब उसमें भी मान लो, अब किसी केन्याई से उसकी शादी करा दो, किसी नेपाली की, किसी नेपाली महिला की शादी करा दो केन्या वाले से, तो क्या होगा? वो चिट्टी गोरी है, ये चिट्टा काला है। तो मानो में चितकबरा तो पैदा नहीं होगा, लेकिन बीच वाला सांवला पैदा होगा। वो नाटी है, ये लंबा चौड़ा है, तो अगली संतान थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब तुम वो तो उसका तो पढ़े ही होगे ना, वो जो उस पर किया था मेंडल का सिद्धांत। तब इस तरह से करते 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 एक स्पेशल नस्ल पैदा हो जाएगी। तो क्लाइमेट और बीड ये दोनों बहुत मायने रखता है। चलिए आगे अगला लिखो। तो ये जल के बहाव को ये प्रभावित करते हैं, तो इसलिए दिमाग में बना लो कि जो भी बहाव होगा उत्तर से, उत्तर प्रदेश के उत्तर से, अर्थात जो हिमालय नदियाँ आएंगी वो सब कुछ जाएंगी दक्षिण। दक्षिण में कुछ जब जाएंगी बुंदेलखंड के आसपास, नीचे इनको जो चट्टानें मिल रही तो ये क्या करेंगी, पूरब की तरफ मुड़ जाएंगी। अब पूर्व तरफ मुड़ के जो है प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे बिहार में। अब बिहार इनके कहर को झेलेगी। ठीक। और जो नदी उधर से आएगी दक्षिण के पठार से निकलेगी, वह भी वहीं आएगी, और वहाँ से फिर जो है अब पश्चिम के साइड में भी चट्टान है, तो इसलिए वो पूरब की तरफ अवसादी एरिया मुड़ के जो है रास्ता बना लेगी। चलिए लिखो आगे। चूंकि प्रदेश का उत्तरी एवं, ये जो तत्व लिखे ना उसके नीचे लिखो चूंकि
तब तो 5 को लिखी हो ना, 4 को उसी के नीचे लिखो ना। चूंकि प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग, चूंकि प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है, प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है। और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है। चूंकि प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है, अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह या बहाव, चूंकि प्रदेश का उत्तरी एवं पश्चिमी भाग ऊंचा है और हिमालय पर पर्याप्त जल स्रोत है, अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह, अतः प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह आबलिक बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है या दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है। कहने का मतलब मान लो क्वेश्चन बना दिया कि उत्तर प्रदेश कौन नदी अरब सागर में गिरती है? उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की कोई नदी अरब सागर की तरफ नहीं जाती। नर्मदा ताप्ती, अमरकंटक की पहाड़ियां से निकलती हैं। चलिए अगला हेडिंग दो, उद्गम स्थल के आधार पर, उद्गम स्थल के आधार पर, उद्गम स्थल के आधार पर प्रदेश की नदियों को, उद्गम स्थल के आधार पर, उद्गम स्थल के आधार पर प्रदेश की नदियों को, प्रदेश की नदियों को निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। उद्गम स्थल के आधार पर प्रदेश की नदियों को, प्रदेश की नदियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये चैप्टर खत्म करने के बाद जितना पढ़ाया गया ना, उससे कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा उत्तर प्रदेश से। हाँ, लेकिन जितना पढ़ाया गया उतने से ही होगा। क्या करते हैं अजीत सर, जो चैप्टर पढ़ाते हैं ना, चैप्टर वाइज वो छपवा के लाते हैं, हाँ वो दे देते हैं, टेस्ट भी लेते हैं, फिर बाद में वो आप उसमें से पूछिए, वो बहुत अच्छा तरीका है सर। नहीं तो खत्म होगा फिर जो है तुम ही लोगों में से किसको हम देंगे क्वेश्चन जो है टिक करके लिख के पेपर बना देना, लेकिन ये गोपनीय रहे थोड़ा। ये नहीं कि जो अपना नज़दीकी हो उसको दे दें बढ़िया से, नज़दीकी हो। हाँ, आज जो पेपर बनाएगा उसको पेपर देने का अधिकार नहीं होगा। नहीं ठीक है, तुम हम देंगे, तुम बना देना, उसमें से क्वेश्चन सेलेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। सर ये पार्टी आप विश्वास कर सकते हैं। हाँ ये तो है, ये कॉन्वेंट वाले हैं सब। कॉन्वेंट वालों के साथ एक चीज़ है कि ये 3-5 वाली बुद्धि नहीं है, बहुत होती है, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। मत करिए। हमको लगता है कि पढ़ाई लिखाई में जैसे कि वो तार्किक टाइप के होते हैं सब, जैसे 3-5 वाली बुद्धि जानते हो। जरूरत है उतना ही बोलेंगे, जितना लिखना है उतना ही लिखेंगे। हाँ, 3-5 वाली बुद्धि होती है प्राइमरी वालों के पास। हाँ, एक दूसरे की सिखाएं हाँ, और अपना काम छोड़ के तो भाई नुकसान होगा। चलो ठीक है। 3 भागों में बांटते हैं नदियों को। कौन कौन है? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ये 3 भाग क्या क्या है? हिमालय से निकलने वाली, अर्थात जिन नदियों का उद्गम स्रोत कहाँ से है? हिमालय पर्वत। दूसरा, झील एवं दलदली भूमि से निकलने वाली, दूसरा टाइप झीलों या दलदली भूमि से निकलने वाली नदियाँ।
तीसरा दक्षिण के पठार से, अर्थात बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश वाले एरिया जो नदियाँ निकलती हैं उनका। तो ये 3 कैटेगरी है उत्तर प्रदेश में नदियों का उद्गम होने का। पहला का हिमालय है, दूसरा जो प्रदेश में दलदली भूमि अपने यहाँ पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दलदली भूमि? अपने तराई वाले बेल्ट में, और झीलों से जो निकलती हैं। तो जो ये नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, इन नदियों को सदा नीरा कहा जाता है। सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब ये होता है हमेशा पानी वर्ष भर बहाव रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि ग्लेशियर के पिघलने से, हाँ ठीक है, बरसात के समय इसमें जल बढ़ जाता है, लेकिन ये नहीं कि ग्रीष्म ऋतु में सूख जाए, नहीं सूखती है। देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, इधर घाघरा है, यह भी हिमालय की नदी है, इधर गंडकी है, यह भी हिमालय की नदी है। गंडकी को ऐसा हल्के मत लो, इसका पानी सब रोक लिया गया है। इसका पानी डैम बना के वहाँ पे रोका गया है। कौन सा डैम है इस पे गंडकी पे? त्रिवेणी। कौन है? तो कैसे कहते वो नहीं है? ये चंपारण साइड में है, हाँ? जिसको नारायणी भी कहते हैं वही। नारायणी नदी पे जो बात है, ये इसका जो है वहाँ नाम नारायणी है। बहुत शुद्ध और विशाल नदी है, लेकिन डैम बना के वहाँ रोक लिया गया। बहाव तेज रहता है। अरे बिहार से आ रही है। हाँ, बिहार से पनियावा बिहार जाती है। बिहार में कैसे रुका जाएगा? जहाँ इधर से रही है। कहाँ पे? बॉर्डर पे है, पनियावा बॉर्डर बनाती है सर। पनियावा बॉर्डर से होते हुए आ रही है ना। आती तो आती है उत्तराखंड से नहीं है, ये नेपाल से निकलती है। त्रिवेणी, त्रिवेणी इसका वो। चलो जो कुछ भी हो, कहने का मतलब कि ये सदा नीरा है, ये वहाँ से निकल रही हैं। इसमें जो वर्ष भर जल होता है, सदा नीरा का मतलब कि ये ग्रीष्म ऋतु में सूखती नहीं है, इसमें जल बना रहता है, बहाव बना रहता है। झीलों दलदली भूमि से इन नदियों की विशेषता क्या है? झीलों और दलदली भूमि से निकलने वाली नदियों की क्या विशेषता है? चलिए गंदी रहेगी हमेशा, पानी नहीं, सूखी रहेगी, पानी ज्यादा नहीं रहेगा, पानी मटमैला रहेगा, पानी मटमैला रहेगा हमेशा, हमेशा पानी नहीं जो रहेगा। झील दलदल से जो निकलती हैं, ये ग्रीष्म ऋतु में नहीं, ग्रीष्म ऋतु में पानी काफी कम हो जाता है, बहुत कम। इनमें बहुत कम नहीं होता है, इनमें जो है पानी बहुत कम हो जाता है, लेकिन ये सूखती नहीं है, लेकिन सूखती नहीं। पानी कम तो हो जाता है, लेकिन सूखती नहीं। और दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियाँ ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। ये तीनों में अंतर है। वो सूखेगी नहीं, पानी बहुत कम हो जाएगा, वो जो है ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। इसमें तो सूखने कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ ग्लेशियर पिघल रहा है, आ रहा है। तो इसमें विशेष में कौन कौन नदी आती है? सबसे बड़ी बात गंगा, गंगा, फिर यमुना भी आई है, यमुना, फिर घाघरा, सरस्वती को कहाँ से हिमालय से निकालते? वो तो मिलती ही नहीं। सर ये घाघरा को छोटी है। हाँ, घाघरा और इसी घाघरा को सरयू और करनाली दो नाम दिया जाता है। सरयू भी कहा जाता है और करनाली भी कहा जाता है। कहाँ घाघरा कहा जाता है? घाघरा तुम्हारे अंदर यमुना सर, यमुना और जमुना दो नदियाँ हैं। जो ये बरहज वाली है, ये कौन सी नदी है? सरयू है। सरयू है, ये मथुरा सरयू वाला वो ये है। नहीं यमुना है।
और जमुना वो है जो जमुना क्यों कह रहे यमुना? यमुना अरे जमुना यमुना का अपभ्रंश है यार। तो ये वो वाली नहीं है। तद्भव तत्सम, हाँ तद्भव तत्सम देखोगे तो यमुना तत्सम है और जमुना तद्भव। अब गौआ में क्या कहते हैं? जमुना जी, जमुना जी हाँ वो यमुना है। वो यमुना। यमुना तो अब वो इतना शुद्ध कहाँ बोलेंगे? किसी भी गांव में जाके मिलो ठीक है तो यमुना तो कोई नहीं कहता है। कैंसर का तब कैंसर जमुना। कैंसर होता है कैंसर का नेपाल को नेपाल कहते हैं, नेपाल जबकि क्या है नेपाल, कहेंगे नेपाल, नेपाल। चलिए, गंडक, सरयू, सरयू घाघरा करनाली, गंडक राप्ती इत्यादि। गंडक राप्ती गंडक है, राप्ती है। हैं? हाँ वो गंडक में ही है। सर राप्ती भी हिमालय से है। हाँ हम तो इग्नोर कर रहे हैं सर। गोरखपुर में इग्नोर करते हैं। राप्ती को राप्ती ने इग्नोर सर घाघरा सिटी क्या लिखे हैं? गंडक। चलिए, दूसरे श्रेणी में ये कौन कौन नदी आती हैं? गोमती, वरुणा, सई, पांडो, ईशान। गोमती, वरुणा, सई, सही हाँ, पांडो और एक नदी है ईशान। ये नदियां जो है या तो दलदल से निकली है नहीं तो झील से। इसमें एक यही नदी वहाँ तो क्या है, एक कहाँ से निकलती है? लखनऊ नदी लखनऊ से निकलती है। नहीं लखनऊ के किनारे से पीलीभीत में एक जगह है, एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। फुलहार से पीलीभीत के फुलहार से फुलहर झील से गोमती निकलती है, तो ये भी सूखती नहीं है। सर जमुना मिलेगा सर। वरुणा और सई मिलके जो है वाराणसी में जो है संगम बनाती हैं, इसी के नाम पे इसका पड़ गया नाम वरुणा वाराणसी। अभी हम पढ़ाएंगे कि थोड़ा भी लिख लो। फुलहर झील पीलीभीत में उत्तराखंड के फुलहर झील से निकला। अब इसमें कौन है? चंबल, सोन, बेतवा, चंबल, सोन, बेतवा, रिहंद, टोन्स, केन, कन्हार। रिहंद, रिहंद टोन्स, केन केन और कन्हार नदी। ये नदियां जो है दक्षिण के पठार या पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक। सर वो ये पांडव की ईसन, सर वरुणा नीचे क्या लिखे हैं? वरुणा, सही सही नदी। पांडव के नीचे पांडव के नीचे ईसन। इसी सई नदी में जो है सीता जी पिंडदान की थी बनारस में, पुराणों के अनुसार। सही नदी है। पिंडदान किसका पिंडदान? पिंडदान की थी राम के पूर्वजों को। सही नदी कथा इस तरह से लोग कहते हैं कि राम लक्ष्मण गए थे जंगल में पिंडदान करने के लिए मटेरियल लाने, और इनके पूर्वज आके जो है हाथ से मांगने लगा। हाथ से दलित है बेतवा के हाथ से? क्या लिखा है? बेतवा के ऊपर सर ये वाला सोन, नो सर वो चंबल, जो नीचे से नहीं ऊपर अच्छा पैरों में है। रिहंद, रिहंद बांध पड़ी होगी ना, रिहंद नदी है वो। रिहंद, टोन्स, केन और कन्हार। हाँ तब क्या हुआ सर? वो इनके पूर्वज आके हाथ से पूर्वज आके हाथ से मांगने लगे कि हमको पिंडा चाहिए, तो फिर जो है
लोग नहीं आ पाए। सीता जी बना के बालू का पिंडा दे दी। अब वो लोग नहीं दे पाए तो लड़की ये राम लक्ष्मण जी ये लोग तो अभी आए ही नहीं थे, ये लोग तो जब सामान जुटा रहे थे तो पिंडा लेके चले गए लोग। अब ये लोग आए तो उसके बाद उनके पूर्वज अब आ ही नहीं रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हम दे दिए आप। वो लोग हाथ निकाल के मांग रहे थे पिंडा, तो हम बालू से बना के दे दिए। तो से बालू से बनने लगे हाँ, नहीं बालू से बनता है ना, से बनता है। कहाँ तो फिर क्या ये कैसे माने कि पूर्वज औरत से पिंडा ले ही नहीं सकते, तो एक गवाह के रूप में जुटाएं गाय को कि यहीं से दूध निकाले थे हम। तुलसी जी को बुलाएं ताकि इन्हीं से पत्ता तोड़े थे, और सही नदी से कही कि इनसे पूछ लीजिए इसी में दिए हैं पिंडा। ये तीनों झूठ बोल दिए सब। इसलिए इन तीनों को श्राप सीता जी दी। ये और कहानी सुना ही नहीं। हम्म? रावण के युद्ध लगा है, उसके बाद तो कुछ सुना ही नहीं। क्या शराब दी सर तो ये रावण से युद्ध के पहले की ही कहानी है। क्या शराब दे दी पहले की तो सुना ही नहीं है, कहीं भी लिखा नहीं। नहीं सुने, देख लीजिएगा तुम। नहीं तो अब क्या मतलब, जो तुम सुने हो वही रामायण में हुआ है, नहीं ऐसा कोई बात उससे अधिक भी तो हो सकता नहीं। है। हुआ होगा। हाँ? जब होगा वो तो दिखाया नहीं होगा। तो हो सकता है कि सागर वाला देखेंगे। हो सकता है कि ये वाली जो कहानी है वो तुम ना सुने हो, नहीं सुने, आप क्यों नहीं सुने? हरियाणा तो हमारे मुंह से बहुत कुछ सुनोगे तुम। सर क्या क्या शराब दी सर क्या शराब दे दी वो इन लोगों को श्राप ये दिया था कि तुलसी जो है, वो श्राप दी कि जो है आप पवित्र तो हैं, हाँ लेकिन कभी भी साफ जगह पे आप पैदा नहीं होंगे। तो देखो बहुत साफ सफाई करो तुलसी सूख जाती है, और जितना सड़े गले सूख गई है। नाबदान पे जो है लगा दो, तुलसी जी खूब खुश रहती है। हाँ हाँ और गाय को कैसा और गाय को श्राप दी कि आप पवित्र तो हैं, गौ माता हैं, लेकिन आपका मुंह पवित्र नहीं रहेगा। तो कचरा लैट्रिन वैट्रिन में खा लेती है गाय। देखो खोल दो चोर। नहीं सर, आपकी मुंह की पूजा नहीं होगी। मुंह की पूजा क्यों नहीं होगी कि नौटंकी इधर उधर खाओगी? अपने देसी गाय को खोल दो ना चरने के लिए। तो ये चौधरी जानता है कितने जो है ना, सिर्फ चौक क्यों जाना गाय चढ़ा नहीं थोड़ा मान लो, हो सकता है तुम देखे हो, तो इसके मुंह का पूजा नहीं होता है, जी सर। पवित्र नहीं माना जाता है मुंह। और सही नदी को श्राप दी कि आप कभी भी आपको जो है कोई चाहेगा तो लांग के चला जाएगा। सूख जाए। बहुत पतली है, नाली टाइप की पौराणिक नदी है सही। चलो आज इसमें इतना ही। कै बज गए? 11:13। हमको एक जगह निकलना भी है। चलो थोड़ा सा हम पढ़ाएंगे इतिहास। बंगाल से शुरू करेंगे। बंगाल को ख़त्म तो आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है शुरू हो जाएगा। बंगाल के नवाब मुगल तो खत्म हो गए। तो सर वो मुगल से जब आजाद हुए, मुगल के आजाद होने के बाद से बंगाल के नवाब शुरू करेंगे ना। नहीं, अब मुगल तो मान लो कि खत्म हो गए। मतलब जो इंडिपेंडेंट हुए थे उन्हीं लोग का। हाँ, जैसे कि मुर्शिद कुली खां से शुरू होता, 1700 औरंगजेब से होता। ये जितने सरदार हैं, जैसे निजाम, मराठे, ये सब के सब औरंगजेब की मृत्यु के बाद से अपना जो है पंख चलता है। चौधरी 4 लगा लेंगे।